नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली कंटेंट प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है आपका क्या 21 नवंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन इसके पहले एक सूचना जो कि आजकल आपको मैं दे रहा हूं, और वो ये है कि दरअसल डिकोड एग्जाम की तरफ से यूबीपीसीएस 2025 के लिए एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आपको बहुत प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। और इसमें क्या कुछ रहेगा, आइए हम लोग थोड़ा सा एक बार समराइज वे में इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स के तो आप जो नंबर जो दिए गए हैं यहां पर आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस पर एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो कोर्स हम लोग पीसीएस के नाम से लॉन्च कर रहे हैं 25 के लिए है, खासकर 2025 के लिए। 24 वाले भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं करेंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली कोर्स डिजाइन किया गया है आपके लिए 25 के लिए, या 25 के बाद जब भी आप एग्जाम देना चाहेंगे 26-27 में, उसके लिए। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होगा, आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ लेक्चर्स इसमें बायलिंगुअल मिलेंगे आपको, कुछ लेक्चर्स जो है आपके केवल हिंदी में मिलेंगे। नोट्स जो आपको पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे वो बेसिकली जो है आपके बायलिंगुअल रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बेसिकली शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसमें आपको क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, विद इन 9 मंथ्स जो है आपके कोर्स को कंपाइल कर दिया जाएगा, यानी कि कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसमें आपको जहां एक और आपको वीडियो टेस्ट सीरीज, मतलब सॉरी, वीडियो के माध्यम से आपकी क्लासेस कराई जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, तो वहीं दूसरी ओर आपके प्री के पीवाईक्यूज, मेंस के पीवाईक्यूज, डेली पीसीएस प्री के लिए क्विज, आपको डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये सभी चीजें आपको साथ साथ में कराई जाएंगी। इसके साथ साथ में जो है अंत में जब आपका कोर्स कंपाइल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको प्री के टेस्ट सीरीज और मेंस के टेस्ट सीरीज के साथ में और जोड़ा जाएगा, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और सबसे बड़ी बात है, जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा उस टीचर के साथ जो है पर्टिकुलर आप जो है बात कर पाएंगे, यानी कि आप अपनी क्वेरीज को दरअसल कर सकते हैं। पर्सनल इंटरेक्शन दरअसल आपको डाउट सेशन जो है आपका टीचर के साथ में हो जाएगा, या सीधे तौर पर आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। कोई समस्या अगर आपको आती है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो। ठीक है, वीडियो बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है डिकोड एग्जाम का, उस पर और इसके अलावा वेबसाइट पर भी आपके वीडियो रन करेंगे, चलेंगे। आप एप्लीकेशन के माध्यम से एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, और उस डाउनलोड किए हुए वीडियो को आप लोग 18 महीने तक असीमित बार देख सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी की बात करता हूं तो 18 महीने इस कोर्स की क्या है, वैलिडिटी है इसकी, यानी कि 18 महीने तक आप कितनी ही बार इस पूरे आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेगुलर आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, टेलीग्राम ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग आपकी डेली होगी, हमने आपको बता ही दिया। आंसर राइटिंग आप जो है लिख करके टीचर को भेजेंगे, वो आपकी कॉपी को चेक करेगा, फीडबैक आपको देगा, और आपको अगर लगता है कि टीचर से बात करना चाहिए तो डायरेक्टली आप टीचर से बात भी कर पाएंगे अपने डाउट्स को लेकर के। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है, यानी कि आप मेंस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो डिकोड एग्जाम आपको एज ए रिवार्ड, एज ए गिफ्ट आपके द्वारा दी गई जो फीस होती है उसको क्या करेगा, रिफंड कर देगा, उसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ये सबसे बड़ी पॉलिसी दरअसल डिकोड एग्जाम की, और मुझे लगता है कि ऐसे में ये पूरा का पूरा कोर्स जो है आपके लिए फ्री हो जाएगा अगर आप जो है इंटरव्यू कॉल आपके लिए आती है तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी अगर हम फीस की बात करते हैं तो फीस वगैरह बहुत कम है, क्योंकि इसमें हम ना सिर्फ आपके मेंस के साथ में प्री को पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, अलग अलग पढ़ाई नहीं होती प्री की, मेंस के साथ में प्री पढ़ाया जाएगा आपको। इसके अलावा 6 पेपर आपके मेंस के, ठीक है, प्लस आपका एसए का पेपर, हिंदी का पेपर, प्री में आपका सीसीएट का पेपर जो अलग है, ये सब कुछ हम लोग कराएंगे। प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, सब कुछ, एवरीथिंग, कुछ भी आपको अलग से नहीं करने की आवश्यकता होगी। और इस आधार पर हमने जो फीस यहां पर निर्धारित की है बहुत कम रखी है। अगर आपको डिटेल्स इसका चाहिए तो उसके लिए आप 6307495944 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9506742546 पर। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई इशू है, तो उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको आप लोग फिल करिएगा। उसके माध्यम से आपकी जो भी जिज्ञासा 2025 को लेकर के है उसका निराकरण मेरे द्वारा सीधे किया जाएगा। आपको कॉल आएगी और उसके माध्यम से जो है आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने का काम किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये न्यूज आपके लिए थी। बाकी आप लोग सभी लोग एक प्रोग्राम से और परिचित होंगे जो कि डिकोड एग्जाम इस समय चला रहा है। वो क्या है? वो है आरओ एंड यूपीसीएस प्रीलिम्स 2024 टेस्ट सीरीज।
इसके माध्यम से जो है 9000 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पूरे पाठ्यक्रम का जो है रिवीजन कराया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है बेसिकली देखें तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा बेसिकली 15 आरओ का टेस्ट, 10 पीसीएस का टेस्ट और 5 सीसैट का टेस्ट मिलेगा, 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, 5000 क्वेश्चंस आपको विथ डिस्क्रिप्टिव टाइप सॉल्यूशंस में पीडीएफ फॉर्म में, बायलिंगुअल फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो ये सारी चीजें दरअसल आपको मिलेंगी, यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप चाहे आरओ की तैयारी कर रहे होंगे चाहे पीसीएस की, इस प्रोग्राम से जुड़ करके आप तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर लिखना होगा वीडियो टेस्ट और उसको भेज देना होगा 9506742546 पर, या फिर आप सेंड कर सकते हैं हमें 6307495944 पर। तो ये कुछ सूचनाएं थी जो आपको देनी थी। आइए अब हम सीधे आज की करंट पर चर्चा करते हैं। पहला हमारा जो रिवीजन है वो क्या है कि हाल ही में किस देश के द्वारा मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम्स की शुरुआत की गई है। तो वो देश कौन सा है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। कल हमने आपको इसके बारे में डिटेल्स में समझाया था। ठीक है, इसके अलावा डोमिनिका की राजधानी कौन सी है, रोजो है। हाल ही में यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग यानी कि यूनेस्को आईओसी ने किस राज्य के गांव को सुनामी के लिए तैयार गांव के रूप में मान्यता दी है। तो उड़ीसा के लगभग 40-45 गांव है जहां पर दरअसल यह मान्यता दी गई है। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में किसके द्वारा विश्व ऊर्जा रोजगार 2024 यानी कि वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2024 रिपोर्ट जारी की गई है। तो जारी की गई है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। और इसके अलावा अगर बात करते हैं आयुष्मान वय वंदना कार्ड को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, तो ये 29 अक्टूबर को बेसिकली आयुष्मान वय वंदना कार्ड को लॉन्च किया गया है। यह अपने आप में बहुत अच्छी योजना इस समय चल रही है। 3 हफ्ते के अंदर बहुत सारे लोगों ने इस पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसके अलावा ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का आयोजन किया गया, कहां पर, ये दुबई में किया जा रहा है। इस समय दुबई में कई सारी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो है कॉन्फ्रेंसेस चल रही है इस समय। ठीक है, नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 से 22 नवंबर के मध्य में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे, तो लाओस की यात्रा पर थे। इसके अलावा हाल ही में शहजाद मोहम्मद खान का निधन हो गया है। उनका संबंध किससे है, तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि आपके पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे, उनके ये बेसिकली प्रेस सचिव थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बताओ वह विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों जो है सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं, वो क्या होता है, तो वो होता है आपका समवर्ती सूची यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन। और कल हमने आपको एक टास्क दिया था भैया कि आप लोग जो है ये संघ सूची में कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं, समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं और अवशिष्ट सूचियों के अंतर्गत कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं। इसको हमने कल आपको टास्क के रूप में कहा था कि इसको तैयार कर लीजिएगा। जरा कमेंट करके एक बार मुझे बताना फटाफट आप लोग कि क्या आपने रेडी कर लिया है या नहीं कर लिया है। रेडी नहीं किया होगा इसका मतलब कि फिर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, मटरगश्ती कर रहे हो, 100 की सीधी बात। ठीक है, अगर आपने होमवर्क कर लिया होगा तो यह अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं हैं। अगर आपको यह नहीं पता था और फिर भी आपने नोट डाउन नहीं किया है, मैं फिर से कह रहा हूं, फिर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप टोटली टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको आता रहा होगा फिर आपने नहीं किया नोट डाउन तो अलग बात है। ठीक है, तो इसलिए मटरगश्ती मत करना भैया, एग्जाम बहुत टफ है और जिस तरीके से अभी आप लोग एग्जाम डेट बढ़ गई और सीधे निद्रा में चले गए हो, यह बड़ी खतरनाक चीज है। प्लीज आप लोग दोबारा से करंट अफेयर्स पर फोकस करिए। मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना टेंशन मुक्त हो गए हो, ये काम चलेगा नहीं तो कहानी भाई वाली सुनी होगी आपने, कछुए वाली और वाली, है ना, फिर वही उस कछुआ जीते के बाद में फिर ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीएजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीएजी। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कर लीजिएगा, सीएजी इसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। इनकी अभी हाल ही में नई नियुक्ति हुई है। कौन है वो भैया, के संजय मूर्ति हैं, राजीव सिंह है, अनिल सिंह है या फिर सुरेश वाजपेयी हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, जल्दी जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है आपका के संजय मूर्ति यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुरंत टिक लगा लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बात सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैं बहुत बार कह चुका हूं, मैं फिर से उस बात को दोहरा दे रहा हूं कि करंट 8 ही प्रश्न होते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके अलावा जिस प्रश्न को मैं कहूं कि भैया इस पर इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना, समझ लेना कि वो पेपर में आएगा ही आएगा, गारंटी है, लगभग गारंटी है। ठीक है, ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। तो कुछ लोगों का कहना है कि करंट अफेयर्स जो है बेसिकली क्या है, कम रहता है,
कम नहीं रहता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो चीजें यहां पर कराई जाती हैं और प्लस ये जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 8 प्रश्न के साथ साथ में आपके 16-20 प्रश्न और रेडी हो गए हैं। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। जैसे कि आज ही के प्रश्न में आप लोग देखिएगा कि कितनी जानकारी आपको आज ही मिल जाएगी। देखते हैं हम लोग फटाफट। तो पहला तो आपको जानकारी यह मिलती है कि हाल ही में कैग किसे नियुक्त किया गया है, तो आप कहेंगे के संजय मूर्ति को, आप जानते होंगे। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि वह किसका स्थान ग्रहण करेंगे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि अभी थे, ये इनका स्थान ग्रहण करेंगे, के संजय मूर्ति। अक्सर ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जब किसी नए पद की कोई नियुक्ति होती है तो वो पद किसके स्थान पर ग्रहण किया गया है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका नाम भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब थोड़ा सा फैक्ट हम लोग जरा कैग के बारे में देख लेते हैं, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक है, तो भैया पहला क्वेश्चन तो आपके जीएस में यहां से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि प्रश्न हमने खाली हम लोग इसको कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन आपको यहां मिला और दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। यानी कि भारत के संविधान के आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, के बारे में बेसिकली क्या है कि स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। यानी कि आर्टिकल 148 का संबंध नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में है, पद के बारे में है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। ठीक, इसके अलावा एक फैक्ट यहां पर भी आपके लिए मिलता है कि कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, यानी कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि दूसरा प्रश्न आपका यहां से बन जाएगा, आपका तीसरा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न भैया यहां से ही बनता है कि उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है, तो 6 वर्ष। ध्यान रखिएगा, 5 नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं रहना। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो, यानी कि अगर 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो गया तो रिटायर हो जाएंगे, या उसके पहले अगर आयु उनकी 65 वर्ष की हो गई है तो भी वो रिटायर हो जाएंगे। यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल पहले आएगा या 65 वर्ष की उम्र पूरी हो जाएगी, दोनों में से जो पहले आएगा उन्हीं तक इनका कार्यकाल होता है। राइट है, ध्यान है आपको, तो ये भी आपके लिए फैक्ट है। इसके अलावा एक फैक्ट आपके लिए यहां और बन जाएगा, यानी कि वह अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो वह अपना त्यागपत्र बेसिकली राष्ट्रपति को ही सौंपता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो भी पद आपके संवैधानिक होते हैं उनमें कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसकी नियुक्ति किस किस आर्टिकल से की जाती है, वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, उसकी सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है, उसका कार्य क्या होता है। ये सारे प्रश्न दरअसल आपको याद करने होते हैं, चाहे वो राज्यपाल के बारे में हो, चाहे राष्ट्रपति के बारे में हो, चाहे कैग के बारे में हो, चाहे महाधिवक्ता के बारे में हो, कोई भी पद हो वो इसी प्रकार इसी पैमाने पर खरा उतरेगा। ठीक है, इसके अलावा कार्यों की अगर बात करते हैं तो कैग भारत की संचित निधि, जहां से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित हैं या किस पर भारित हैं। ठीक है, कोई पद होता है उनके वेतन भत्ते कहां कहां पर भारित होते हैं, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैग भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो से सभी वे लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऊपर ओवरऑल ऑडिटिंग करने का काम कौन करता है, कैग करता है। ठीक है, ये आपके लिए कार्य जो है इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है ना, चलिए बाकी अपनी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखता है और फिर उसके बाद फिर इसकी जांच वगैरह की जाती है। आप लोग पॉलिटी में इसको बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपके टास्क है, ये टास्क नंबर 1 है कि आज आप लोग कैग के बारे में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्री और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों और राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख गतिविधियों को किस बोली में अभी अनुवाद उसका किया जा रहा है, अनुवादित किया जा रहा है। ठीक है, वो कौन सी बोली है ऐसी, वो भीली बोली है, अवधी है, खड़ी बोली है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जरा बताओ कौन सी बोली में इनके भाषणों को अनुवादित किया जा रहा है, तो वो है भीली बोली। क्या, भीली बोली। ओके, चलो। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों और राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख गतिविधियों को भीली बोली में अनुवादित किया जा रहा है। अपनी तरह की इस अनूठी पहल में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री का जो रेडियो कार्यक्रम होता है मन की बात, आप सभी लोग सुनते होंगे संभवतः,
नहीं सुनते हैं भैया तो मन की बात जरा सुना करिए, ठीक है। भले ही आप मोदी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, डजंट मैटर, कोई भी सरकार हो अगर मन की बात करती है, अगर ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से अगर वो आपके बीच में अपना संदेश देते हैं, अगर पीएम या राष्ट्रपति कोई भी, तो वो जो बातें बोलते हैं उनमें से कई प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो कम से कम जो संसद टीवी पर जो डिबेट आती है, किसी मुद्दे पर जो बहस होती है, पब्लिक डिबेट का विषय होता है संसद टीवी, शायद आप लोग जानते होंगे, वहां पर जो डिबेट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। और मन की बात में कई सारे बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते हैं, वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सुना करो कम से कम, ठीक है। गाना गवनई और बतकही सुनने से अच्छा है कि मोदी जी को सुन लो, ठीक है। भले ही गुस्सा थोड़ा सा हो सकता है आता हो आप लोग को, कोई बात नहीं, सरकार के पक्ष विपक्ष में आप रह सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पद है और उससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मन की बात हो गया, साहित्य सहित विभिन्न भाषाओं का भीली बोली में अनुवाद किया जा रहा है। इनमें विद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद भी इसमें क्या है, शामिल है, ठीक है, वो भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन सागर मंथन, निम्नलिखित में से किसकी जो है पहल है। ऑपरेशन सागर मंथन, अब सागर मंथन है तो सागर मंथन से आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्यों चलाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बताना है बेसिकली कि किसके द्वारा चलाया जा रहा है, कौन सा अभियान है, किसके माध्यम से चलाया जा रहा है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या नीति आयोग या वित्त मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा माइंड अगर आप लगाओगे तो आप पाओगे कि वित्त मंत्रालय तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दो में से आप, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई हो सकता है बेसिकली। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि बेसिकली ये भी नहीं होगा, थोड़ा दिमाग अगर लगाएंगे तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ये ऑपरेशन सागर मंथन है, यानी कि जो भी गतिविधियां होती हैं अलग अलग प्रकार की भ्रष्टाचार को लेकर के, उन पर रोक लगाने का, तस्करी पर रोक लगाने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसे भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग से शुरू किया है, ठीक है। यही बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकता है कि किसके सहयोग से, आप कहेंगे भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल। उद्देश्य क्या है इसका, मुख्य उद्देश्य समुद्री मार्गों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के साथ ही 2047 तक नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को क्या करना है, प्राप्त करना है। यानी कि 2047 तक नशा मुक्त जो लक्ष्य है भारत का, उसको प्राप्त करना है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलो नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस बेसिकली 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, जल्दी बताओ राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस बेसिकली 16 नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर को ही भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी, इसीलिए उद्देश्य क्या है, भारत में प्रेस के स्वतंत्रता को बरकरार रखना। एक बात ध्यान रखिएगा कि आजकल प्रेस को लेकर के बहुत जो है डिबेट होती रहती है, और आप जानते होंगे कि प्रेस भारत में चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, फोर्थ पिलर के रूप में जाना जाता है, और कई बार इसकी क्रेडिबिलिटी पर क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि दरअसल भारतीय प्रेस अपनी क्रेडिबिलिटी को क्या करता है, जो है मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है। इसीलिए प्रेस जो है जो सूचकांक जो जारी किया था उसमें भारत की जो रैंकिंग है बहुत डाउन चली गई है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। और प्रेस से, ठीक है, जो प्रेस है यानी कि जो मीडिया है आपका, ठीक है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यहां पर कई बार जो है प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो टास्क आपका है कि प्रेस की स्वतंत्रता का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सरकारें क्या प्रेस को दबाने का कार्य करती हैं या उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी प्रेस को लेकर के, मीडिया को लेकर के जो है आप लोग जरूर अच्छे से डिटेल्स में तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है आपके निबंध में ही यह प्रश्न जो है आपके आ जाए। तो आज आपका टास्क नंबर 2 है कि आप लोग मीडिया के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि मीडिया को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, मीडिया पर कितना जो है ज्यादा पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ये सारी बातें दरअसल आपको ठीक ढंग से समझनी है। प्रेस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज नोट डाउन योर कॉपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया, IMF, WTO, ब्रिक्स या G20। तो सिंपल सी बात है, रियो डी जेनेरियो में अभी G20 बैठक हो रही है, ब्राजील जो है इसका क्या है मतलब उसकी अध्यक्षता में हो रही है, और वहीं पर G20 बैठक में ही दरअसल ये जो आपका ये क्या है रियो डी जेनेरियो जो घोषणा पत्र है उसको क्या किया गया है, अंगीकृत किया गया है, ठीक है। तो G20 देशों ने ब्राजील में 19वें शिखर सम्मेलन, यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत सारा,
इंपॉर्टेंट है। तो 19वां शिखर सम्मेलन चल रहा है और उसी 19वें शिखर सम्मेलन में रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया है। घोषणा पत्र में क्या है भैया? तो घोषणा पत्र में है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया में युद्ध को समाप्त करने के लिए पहल की अपील की गई है। आपके एग्जाम में मुख्य परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि हाल ही में अभी G20 ने जो रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र को जो अंगीकृत किया है उसका क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, विस्तार पूर्वक समझाइए या समालोचनात्मक टिप्पणी करिए। तो रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र को इंटरनेट पर आप लोग डालिएगा और इसके जो जो प्रावधान होंगे उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आप चाहें तो टास्क नंबर 3 के रूप में जो है आप इसको कर सकते हैं। आज होमवर्क थोड़ा ज्यादा मिल रहा है आप लोग को, लेकिन कोई बात नहीं, लगातार पढ़ाई करिए, इसका आउटपुट आप लोग को बहुत मिलेगा। भैया जी लोग, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, प्लीज आप लोग जो है इस करंट अफेयर्स को जरूर देखा करिए, खासकर पीसीएस के अभ्यर्थी, आरोग्य वाले अभ्यर्थी तो जरूर देखा करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो घोषणा पत्र में खासकर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क और पेरिस समझौते के संदर्भ में बहुपक्षीयता को बढ़ावा देने का संकल्प भी दोहराया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एयर एक्सपो जो है 2024, इसकी शुरुआत कहां पर की गई है, यानी कहां पर हो रहा है ये? लखनऊ, दुबई, नई दिल्ली, बीजिंग। तो ये हो रहा है भैया आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुबई में अभी एयर एक्सपो 2024 की शुरुआत की गई है, ठीक है। और उद्घाटनकर्ता कौन है इस एयर एक्सपो के? वो है यूएई के जो मंत्री हैं, कौन? शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और कार्यक्रम कब से कब तक हो रहा है, यही प्रश्न आपके एग्जाम पूछ सकता है। तो 19 से लेकर के 21 नवंबर तक बेसिकली ये कार्यक्रम जो एयर एक्सपो 2024 है दुबई में जो कि हो रहा है, ये प्लेस आपको याद रखना है, ठीक है। इतने फैक्ट आपको याद। इसके अलावा दुबई एयर शो के साथ अबू धाबी एयर एक्सपो, क्या अबू धाबी एयर एक्सपो 2024 अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने और टिकाऊ विमानन तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में जो है क्या है, ये उभर रहा है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोग देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया था, जल्दी बताओ? 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर क्या? बी, सी, डी? नहीं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19 नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, तो विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय, अभी हाल में भारत में क्या हुआ है कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान नामक जो है 3 सप्ताह तक चलने वाले एक अभियान की क्या है, शुरुआत की है, ठीक है। इसके अलावा उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य क्या है? स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना और देश भर में शौचालयों की कार्य क्षमता और रखरखाव को बढ़ाकर सामुदायिक गौरव को मजबूत करना, यानी कि एक तरीके से स्वच्छता पर इसमें विशेष बल दिया गया। आप लोग जानते होंगे शौचालय जो भारत में जो शौचालय मिशन चलाया गया था वो भी अपने आप में व्यापक स्तर पर चलाया गया था। हर घर शौचालय अभियान अपने आप में काफी तेजी के साथ जो है चलाया गया था भारत में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पंजाब केसरी के नाम से कौन भैया प्रसिद्ध है? जीएस का प्रश्न है, लेकिन अभी चर्चाओं में है तो पूछ लिया आपसे। बताओ, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको नहीं आता है तो एक कहावत कही गई, क्या? चुल्लू भर पानी, और क्या करना होता है उसमें, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इस प्रश्न का अगर आपको उत्तर नहीं आता है, आप एकदम से बिगिनर हैं तो एक अलग बात है, और एकदम से बिगिनर्स होंगे उसके बाद ये प्रश्न आपको आना चाहिए, बहुत आसान है। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है आपका लाला लाजपत राय। और एक प्रश्न आपके एग्जाम पूछाता है, लाल बाल पाल के नाम से कौन लोग प्रसिद्ध थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पूछता आता है अक्सर लाल बाल पाल के नाम से। तो लाल बाल पाल के नाम से बेसिकली लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल प्रसिद्ध थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी चर्चाओं में क्यों है ये लाला लाजपत राय जी? बिकॉज ऑफ पंजाब केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध लाला लाजपत राय जी हैं, ठीक है, हाल ही में उनकी 96वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, ठीक है। वर्ष 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा। और 17 नवंबर 2028 को उनकी मृत्यु हो गई और इसी दिन उनकी पुण्यतिथि भी हाल ही में मनाई गई है। कौन सी? 96वीं। लाला लाजपत राय के बारे में आप लोग जानते होंगे संभवतः, वो बेसिकली आर्य समाजी थे। उन्होंने कई जो है किताबें भी लिखी, स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर भी उन्होंने कई सारी किताबें अपनी लिखी, जीवनी उनके लिखी है उन्होंने, ठीक है। भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, ये सभी क्रांतिकारी, जितने भी आप क्रांतिकारी सुनते होंगे, ठीक है, ये सभी बेसिकली आर्य समाज के प्रोडक्ट थे एक तरीके से, यानी कि वो स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या थे?
याई थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डीएवी जो पब्लिक स्कूल आपने सुना होगा वो आर्य समाज के हुआ करते हैं। आर्य कन्या इंटर कॉलेज, गुरुकुल और जो डीएवी, ठीक है, ये सभी क्या है, आर्य समाज के हैं। गुरुकुल जहां से मैंने शिक्षा ग्रहण की है वो भी बेसिकली आर्य समाज का है, यानी कि वो भी बेसिकली क्या है, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1902 यानी कि 1902 में जो स्थापित किया गया था उसमें मेरी शिक्षा ग्रहण की है हमने। ठीक है, गुरुकुल से। खैर छोड़िए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, यह आज का अभ्यास प्रश्न है। 11 नवंबर, 14 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर। कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर आज के ही वीडियो में है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा सही रूप से। आइए आज के प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। मुख्य परीक्षा के प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु सिविल सेवकों का तटस्थ होना महत्वपूर्ण है, इस कथन को समझाइए। आप कहेंगे सर ये प्रश्न कहां पर है, ये टॉपिक कहां का है, तो ये आपका जो जीएस, पीसीएस या यूपीएससी, पीसीएस या यूपीएससी दोनों में जो जीएस पेपर आपका सेकंड है, ठीक है, उस जीएस पेपर सेकंड में जो आपका टॉपिक गवर्नेंस का है, क्या, गवर्नेंस, GOVERNANCEE, सॉरी NCE। ठीक है, तो जो गवर्नेंस का जो टॉपिक है उसमें बेसिकली ये प्रश्न दिया गया है कि लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु सिविल सेवकों का तटस्थ होना महत्वपूर्ण है, इस कथन को समझाइए। बहुत प्यारा प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसको जरा लिखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं लिख पाइएगा तो कमेंट करके जरा बताइएगा, हम लोग इस पर चर्चा कल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फिर से मैं कह रहा हूं करंट ये कम नहीं होते हैं, आप लोग प्लीज जो है थोड़ा सा विश्वास करके जो है इस पर फोकस किया करिए। बाकी जब आपका एग्जाम होगा उसके पहले जो है एक ईयर की मैगजीन आती है, उससे आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो इसमें भटकते रहोगे, इसलिए जितना कराया जा रहा है विश्वास करके धैर्यपूर्वक चीजों को करने की कोशिश करिए। बाकी मिलेंगे कल हम लोग एक नई क्लास के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सीधे निद्रा से थोड़ा सा उठ जाइए, दोबारा से कापी कलम उठाइए और शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।